वो कौन है जिसने हमेशा अपने लिए अंगारों को चुना? तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। वो कौन है जो पीएम मोदी का पहला सेनापति बना? जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। सुखे दुखे समय कृता लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्य नैवं पापमवापस्यसि। क्या है अजीत डोभाल की लक्ष्मण रेखा, ये समझ लीजिए। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बला था, अगर हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश। नए भारत में जेंजी के लिए क्या है आदर्श संदेश? भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। अगर स्ट्रेटेजी हो और टैक्टिकल कैपेसिटी नहीं हो तो फिर ये एक शोर होता है हार से पहले। कहते हैं स्ट्रेटेजी विदाउट टैक्टिक्स इज ओनली अ नॉइज बिफोर द डिफीट, जस्ट एज टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटेजी इज द शॉर्टेस्ट वे टू सुसाइड इन अ डिफीटेड प्लेटफॉर्म। वो क्या है जो अजीत डोभाल को सबसे अलग कर देता है? आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं, लेकिन यदि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। पीएम मोदी के सेनापति की वो कहानी जो सबसे अलग करती है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेलर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज का वीडियो अजीत डोभाल के नाम कर रहा हूं। आखिर क्यों जरूरत पड़ी दोस्तों, क्यों अजीत डोभाल की स्टोरी कर रहा हूं? इसके पीछे एक गहरा राज है। हाल ही में दोस्तों एक खबर आई थी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, उसकी बात हो नहीं पाई क्योंकि इतनी सारी खबरें, लेकिन उस पर बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अजीत डोभाल ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि जितने भी ओपोजिशन के लीडर हैं उनकी नींद हराम कर दी है दोस्तों। ये तमाम कोशिशों के बाद एक नैरेटिव गढ़ते हैं, बताते हैं कि मोदी जी तो बेकार काम किया, कुछ नहीं किया, मोदी जी हार गए, मोदी जी ये, मोदी जी वो। फिर अचानक से एक अजीत डोभाल जी का एक वीडियो आता है और सारे के सारे नैरेटिव ध्वस्त हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े सेनापति, जो गैर पॉलिटिकल चीजें होती है उसकी बात कह रहा हूं। और अजीत डोभाल पर अमित शाह ने किस तरह के राज का खुलासा किया था वो भी आज के वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट अजीत डोभाल के नाम कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम। इसी अभिवादन के साथ शुरू करता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक 8 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 8 विंडो इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए डोभाल क्यों इतने महत्वपूर्ण है और कैसे महत्वपूर्ण बन गए, दोनों बात बताता हूं। इस 8 विंडो में क्या है आप देखिए। अमित शाह जी ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले में अजीत डोभाल होते हैं। दूसरे विंडो में क्या है, अब आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूं। मणिपुर में हमला हुआ और म्यांमार में भारतीय सेना ने घुस करके आतंकियों को मारा था। सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में भी हुआ था, उसमें अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका थी। फिर आगे बढ़िए 2017 डोकलाम का विवाद, भाई उसमें जब बातचीत हो रही थी तो अजीत डोभाल चीन पहुंचे थे। आप देखते जाइए सीक्वेंस को, कितनी बड़ी बड़ी घटना है। फिर बालाकोट स्ट्राइक दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका बीच में काफी घुसा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान बार बार अमेरिका के पास जा रहा था, और बताना भी जरूरी है उस समय भी अजीत डोभाल अमेरिकी मंत्री से बात कर रहे थे, अमेरिकी अधिकारियों से बात कर रहे थे। बालाकोट स्ट्राइक का दिखा रहा हूं। फिर आप आइए कश्मीर,
भाई कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हुआ दोस्तों। आप याद कीजिए ना, उसके अगले ही दिन, उसके तुरंत बाद अजीत डोभाल ही श्रीनगर में नजर आए थे। वो सारा वीडियो चल रहा था, लोगों के साथ घूमते हुए खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और लगातार दोस्तों 11 दिन तक वो रहे थे। ये अजीत डोभाल ही थे। फिर आइए आप चीन 2020 की बात बताता हूं। 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, 20 भारतीय सैनिक मारे गए, और बाद में खबर आई कि चीन के तो दुगुना से भी अधिक सैनिक मार दिए गए थे। उसके बाद बातचीत जब हो रही थी तो कौन कर रहा था? डोभाल साहब ही कर रहे थे, जो विशेष प्रतिनिधि बनकर गए। और फिर इसके बाद 7वां विंडो देखिए दोस्तों, मुझे ये तुरंत चाहिए। अभी पहलगाम हमले के बाद की पूरी रणनीति का खुलासा हुआ है, उसमें भी अजीत डोभाल का ही नाम सामने आया है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, इस पे चर्चा करूंगा। और एक विंडो में देखिए, जो भारत का आर्किटेक्ट है मॉडर्न सिक्योरिटी का, वो अजीत डोभाल को माना जा रहा है। यानी अजीत डोभाल बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूं दोस्तों, इस बात को समझिए। भाई ऑपरेशन सिंदूर आज भी लगातार राहुल गांधी हो या विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करता है कि मोदी जी हार गए, जबकि सबको दिखा, पूरी दुनिया को दिखा कि हम कैसे पाकिस्तान में घुस करके मारे हैं। लेकिन फिर भी ये लोग नाकाम कोशिश करते रहते हैं। अभी तो हालत ये थी दोस्तों कि बात डिलिमिटेशन की हो रही थी, बात महिला आरक्षण की हो रही थी, और राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। भूल तो नहीं गए? अब देखिए क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। डिस्कवरी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर। बहुत ही शानदार है, देखिएगा जरूर। उसमें बीच बीच में अजीत डोभाल आते हैं और पूरी रणनीति, उससे जुड़ी हर पहलुओं की जानकारी देते हैं, बड़ा खुलासा करते हैं। और अजीत डोभाल बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आए। भाई वो सऊदी अरब की यात्रा छोड़ करके आए थे, इतना तो हम सबको पता है, मीडिया को भी पता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये कौन बता रहा? अजीत डोभाल कह रहे हैं। भाई एयरपोर्ट पर मीटिंग की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तथ्यों की जानकारी ली, और उनका पहला सवाल था किसने किया, कौन जिम्मेदार है? हमें यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमलावर कौन है, और मुझे यह तुरंत चाहिए। वो दिन था दोस्तों 22 अप्रैल 2025, जब पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों, हिंदुओं की हत्या हुई थी। यह पूछ के किया था ना, हिंदू हो, कलमा पढ़ो, पैंट खोल के देखा, याद है ना? इसकी जानकारी अजीत डोभाल दे रहे हैं। और जानते हैं इस सीरीज में क्या कहा अजीत डोभाल ने? देखिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। भाई प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी चीजें कोई इस कन्विक्शन से बोल नहीं सकता, इस बात को याद रखिए। वो वही होगा जो प्रधानमंत्री मोदी का बेहद खास हो, हर बड़ी छोटी चीजों में साथ हो, और उसको ये अधिकार भी हो। ऐसे ही कोई नहीं, कोई खास भी हो बोल नहीं सकता, उसको ये अधिकार भी मिला। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उस सीक्रेट मिशन की कहानी बयान करते हैं। वो खुलासा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही बात कह दिया था साफ साफ, गुनहगार चाहे जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, उनको ढूंढ करके खत्म किया जाए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां घुसना मारिए। बताते हैं अजीत डोभाल दोस्तों कि 88 घंटे जो ऑपरेशन चला था, उसका मकसद क्या था, कैसे हमने पाकिस्तान में घुस करके उन आतंकी ठिकानों को पहले तो जानकारी ली कि यहीं से हुआ है, फिर उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 3 दिन तक लड़ाई चली। भाई सबको नुकसान होगा, आप लड़ेंगे तो पाकिस्तान को तो हुआ ही, लेकिन भारत को भी हुआ। ये बताते हैं वो पूरी की पूरी कहानी, ये अजीत डोभाल बताते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अजीत डोभाल का वो कन्विक्शन, वो विजन, वो जिस तरीके से बोलते हैं, थोड़ा अजीत डोभाल के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। और आज के वीडियो में इसी बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अजीत डोभाल की शख्सियत क्या है। अब अजीत डोभाल तो पीएम के बारे में सब बोल दिए, अब अजीत डोभाल के बारे में कौन बोलेगा? तो मैंने जानबूझ करके दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के कुछ वीडियो निकाले हैं,
ये आपको बताने के लिए कि अजीत डोभाल अगर कुछ बोलते हैं तो उसका महत्व क्या है। और देखिए, मैं एक घटना बताता हूं दोस्तों। अभी हाल ही में पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 दिया गया। ये पुरस्कार दिया गया अजीत डोभाल को, और देने कौन पहुंचे थे? अमित शाह। और उसी समय में उन्होंने कुछ ऐसी जानकारियां दी दोस्तों, जिसको मैं आपके सामने बहुत छांट करके रखने जा रहा हूं। पहली बड़ी जानकारी ये बताते हैं कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका जो पहला निर्णय था कि किसको अपने साथ रखना है, ये अफसरों की बात बता रहा हूं, तो उसमें पहला जो निर्णय था वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति का नहीं था। ये बहुत बड़ा खुलासा है। मैं मीडिया रिपोर्ट ढूंढ रहा था दोस्तों, कहीं नहीं मिला। सब में लिखा था कि नहीं, पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अरे ठीक है, उसको कागज पहले दिया गया होगा, लेकिन जो पहली नियुक्ति, जो पहला चयन किया गया वो अजीत डोभाल का था। आपको वो हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम किया। अजीत डोभाल के बारे में एक बहुत बारीक बात कहते हैं दोस्तों अमित शाह जी। ऐसा सामान्य होता नहीं है। देखिए, याद रखिए, कोई भी जो राजनेता होता है दोस्तों, वो अपने से आगे कभी किसी को बढ़ते देखना भी नहीं चाहता और बढ़ने देता भी नहीं। दोनों बात आपको बता रहा हूं। अजीत डोभाल एक तो प्रधानमंत्री मोदी में एक्सेप्शन है, जो काम करता है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अजीत डोभाल के लिए जिस तरह की बात अमित शाह कहते हैं, वो आप सामान्य रूप से, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि जब भी मोदी के कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा में अजीत डोभाल के लिए एक स्वर्णिम पृष्ठ होगा। सुन लीजिए। मोदी जी के कालखंड का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की कोई मीमांसा करेगा, तो स्पष्ट रूप से अजीत डोभाल जी के लिए उसको एक स्वर्णिम पृष्ठ रिजर्व रखना पड़ेगा। इसमें किसी को संशय नहीं। दोस्तों, अजीत डोभाल की शख्सियत के बारे में एक बात सामान्य रूप से कही जाती है, कहीं मिलेगा नहीं, कि उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है। अब देखिए, ये सीक्रेट सर्विस में रॉ में काम करने वाले, आईबी में काम करने वाले ऐसे अधिकारियों की चर्चा होती नहीं, क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन होता है। उसको बताने से वो पूरी की पूरी सुरक्षा खतरे में आ जाती है। ये काम जानते हैं कौन किया था? हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, उन पर, ईरान में। लेकिन उसको छोड़िए, यह आरोप उन पे गंभीर आरोप था, वो तो यहां तो हो नहीं सकता। अब अमित शाह जी इस बात का खुलासा करते हैं। ये गृह मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बताते हैं कि किस तरीके से अजीत डोभाल जी ने न केवल भारत के अलग अलग इलाकों में, बल्कि पाकिस्तान में रह करके भी एक बड़ा मिशन अंजाम दिया है। सुन लीजिए। उत्तर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान में रहकर कई जगह पे इन्होंने एक अद्भुत योगदान देने का काम किया है, जिसका चित्रांकन और जिसका मूल्यांकन संभव ही नहीं। क्योंकि आईबी के जो अफसर करते हैं, जो उनकी ड्यूटी निभाते हैं, वो कभी पूर्ण रूप से घोषित नहीं हुए। पाकिस्तान में भी अजीत डोभाल जी ने 6 साल तक काम किया और बड़े क्रूशियल समय में काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोस्तों एक और तारीफ करते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, तो एक योजना बनी कि भाई सिक्योरिटी के लेवल पे हम क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, बाहर की सिक्योरिटी, दोनों लेवल पर। तो जो योजना बनी उसे जमीन पर उतारने का काम अजीत डोभाल ने किया। सुन लीजिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अजीत डोभाल जी को उन्होंने एनएसए बनाया और जो भी मंथन हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम कर दिया। दोस्तों, हम जानते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई नक्सल को खत्म किया गया, तो हम बोलते हैं ना, देखो अमित शाह जी ने कहा भाई आर्टिकल 370, तमाम चीजें। लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी का पहलू है दोस्तों, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आप बोल तो सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन आप में अगर दमखम नहीं है ना, तो सारे के सारे फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। आपको तो मैं दिखा चुका हूं दोस्तों कि चिदम्बरम कैसे कहते थे कि हम नहीं बोल रहे नक्सलियों को हथियार डाल दो, हम तो बोल रहे हैं बात कर लो हाथ जोड़ करके। यहां वो बात नहीं है।
इसे पूरा करने का काम अजीत डोभाल ने किया। आखिरी बयान उनका सुना रहा हूं दोस्तों, अमित शाह जी का, फिर एक अजीत डोभाल का सुनाऊंगा, सुन लीजिए। जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के पीछे डोभाल जी का बहुत लंबा अनुभव सिद्ध सलाह भी होता था। और बहुत, मैं एक वाक्य में भी कहना चाहता हूं, हमारी सेना की सुरक्षा क्षमता और आक्रामक क्षमता को आमूल चूर परिवर्तित करने का काम ये 12 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसमें डोभाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अब आखिर में एक बयान दोस्तों अजीत डोभाल का भी बनता है। हालांकि मैंने मुमताज में जो शुरू में ट्रेलर दिखाया उसमें दिखाया आपको, फिर भी एक सुनाता हूं। भाई जेंजी का जमाना है, हर कोई जेंजी की बात कर रहा है, लेकिन जेंजी के लिए, युवाओं के लिए आखिर क्या संदेश है अजीत डोभाल जी का, वो सुनना चाहिए। भाई 85 साल में एक आदमी इस दमखम के साथ मेहनत कर रहा है, बड़े जेंजी लोगों के लिए भी एक आदर्श की तरह है। एक छोटा सा बयान दिनकर की कविता के साथ सुनिए। देनी किरण का संधान मांगता हूँ। तम अंधेरे को कहते हैं, जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके, तो तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। ये जो जड़ भाव है जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ। तो दिनकर की वो जो ललकार, प्यारे स्वदेश के हित, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे और अपना एक नया इतिहास बनाएंगे। तो ये है दोस्तों अजीत डोभाल जी की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर पर जब इतने बड़े खुलासे हुए दोस्तों, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर वो अथॉरिटी क्या है और क्यों है, और इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बेहतर कौन बता सकता है। इसीलिए ये वीडियो तैयार किया। आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों स्क्रीन पर है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।